लोग देखेंगे क्लास 9 का जो साइंस का 3 चैप्टर है जो अभी के एग्ज़ाम में आने वाले हैं। टर्म 2 आने की क्लास 9 का टर्म 2 एग्ज़ाम में आने वाले हैं, उस चैप्टर को केवल देखेंगे। तो इससे केमिस्ट्री से केवल 3 और 4 चैप्टर है, तो आज हम लोग 3 चैप्टर को देखते हैं जहाँ तक हो पाएगा, और शॉर्ट में चलेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर क्या है, एटम्स। पहले समझना है कि एटम किसको कहते हैं और अणु किसको कहते हैं, ठीक है। तो एटम्स क्या होता है और अणु क्या होता है। जैसे यहाँ पर कह सकते हैं एटम जो है, एटम क्या है, एक तरह का कह सकते हैं अणु है, ठीक है। एक तरह का अणु, जैसे अगर यहाँ पर एग्जांपल लें, कोई भी चीज़ का अगर एग्जांपल लें, ईंटा जैसे लें, तो ईंटा क्या होता है, ईंटा एक ही प्रकार के अगर माना जाए तो एक ही प्रकार केवल मिट्टी हम लोग को दिखता है मिट्टी है, लेकिन उसमें भले अलग अलग मटेरियल मिला हुआ रहता है, वो अलग बात है, लेकिन हम लोग को दिखता है मिट्टी, तो वो मिट्टी से बना हुआ, तो उसको क्या बोलेंगे, एटम। जैसे अगर ले लेते हैं यहाँ पर गोल्ड, गोल्ड अगर लेते हैं, AU यानी कि गोल्ड का सांकेतिक रूप है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो गोल्ड का अगर देखा जाएगा तो इसमें, हालांकि इसमें छोटा छोटा कण से मिलकर बना होता है और ये क्लोजली पैक होता है। क्यों होता है, आगे सारा कुछ हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसा करके होता है। तो इसमें क्या है, ये जितना भी दिख रहा है छोटा छोटा कण, छोटा छोटा पार्टिकल से एक ही प्रकार के यहाँ पर एक ही प्रकार के पार्टिकल है। तो इसको इस तरह से यहाँ पर जो रहता है उसको क्या कहेंगे, एटम कहेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें समझना है कि अब इसमें अणु किसे कहते हैं, अणु यानी कि मोलिकुल किसे कहते हैं। मोलिकुल क्या हो जाएगा यहाँ पर, मोलिकुल जैसे यहाँ पर एक, अगर यहाँ पर हम एक कंपाउंड यौगिक बनाएं, जैसे एक कार्बन है और यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड। एक रहेगा तो एक ऑक्सीजन, एक रहेगा तो इसको मोनो पढ़ेंगे, और 2 रहेगा तो डाई पढ़ेंगे, 3 रहेगा तो ट्राई पढ़ेंगे, ठीक है, 4 रहेगा तो टेट्रा पढ़ेंगे। तो यहाँ पर CO है, केवल CO है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, कार्बन मोनो पढ़ेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर CO2 रहता तो क्या पढ़ते, ये हो गया कार्बन, और ये 2 है तो डाई, और ये ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसको पढ़ेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हमें देखना ये है कि इस यौगिक में क्या है, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बनाया, एक कंपाउंड बनाया, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, अणु कहेंगे। तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, इसमें जितना भी अगर इसमें देखें अगर अच्छे से, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पर है, वैज्ञानिक आंतोइन एल लवाइजिए ने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियमों को स्थापित किया था, जिसने रसायन विज्ञान को महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया गया। जिसमें पहला क्या था, ये रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन का नियम किसने दिया था, तो ये लवाइजिए और जोसेफ एल प्राउस्ट दिया था। बहुत अधिक प्रायोगिक कार्यों के पश्चात रासायनिक संयोजन के निम्नलिखित 2 नियम प्रतिपादित किए थे। तो कौन कौन सा नियम था, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है। तो हम लोग द्रव्यमान संरक्षण नियम देखेंगे। तो द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या है कि द्रव्यमान हमेशा क्या रहता है, संरक्षित रहता है, ना तो वह उत्पन्न हो सकता है ना ही नष्ट हो सकता है, ठीक है। यहाँ क्या कह रहा है, जब रासायनिक परिवर्तन संपन्न होता है तो क्या द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होता है, तो इसका आंसर होगा नहीं होता है, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पर कॉपर सल्फेट इतना है तो इसका अभिक्रिया भी बनेगा तो कॉपर सल्फेट उतना ही रहेगा। जैसे कहने का मतलब, अगर एग्जांपल अगर ऐसे समझें कि हाइड्रोजन इधर 2 है, ऑक्सीजन इधर 2 है, ये रिएक्शन करके क्या बनाएगा, H2O बनाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये H2O बना रहा है, तो इसमें देखना ये है कि इधर क्या है, हाइड्रोजन है, इधर क्या है, H2O है। तो ये दोनों इधर, इसको कहते हैं अभिकारक, दोनों जो रिएक्शन अभिक्रिया किया और उत्पाद बनाया H2O। तो अभिकारक तरफ जो H2 है, H2 इसका द्रव्यमान, और इधर जो राइट साइड में जो H2 है इसका द्रव्यमान, द्रव्यमान संख्या काउंट करना है। दोनों का क्या अलग हो सकता है, तो ये नहीं अलग हो सकता है। यही चीज़ इसमें समझना है कि द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या है। तो इधर का जितना द्रव्यमान होगा उतना ही द्रव्यमान इधर भी होगा, ये चीज़ कांस्टेंट होता है। हालांकि इस अभिक्रिया में, इस समीकरण में कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट करना पड़ेगा इसको, यानी कि इसको बराबर करना होगा। तो बराबर कैसे किया जाता है, तो यहाँ से देख सकते हैं, जैसे इधर इस और ऑक्सीजन, यहाँ पर देख सकते हैं ये
2 ऑक्सीजन इधर, 1 ही ऑक्सीजन, तो यहाँ पर आगे 2 बैठा देंगे तो ऑक्सीजन 2 हो गया। बट यहाँ देख सकते हैं हाइड्रोजन जो है 2 दूना 4 हो गया, तो इधर भी 4 कर देंगे, तो इधर हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। तो इस तरह से इसका जो है द्रव्यमान बराबर रहेगा। आगे देखिए क्या है, यहाँ पर बोला है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है, मतलब ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही विनाश किया जा सकता है। और आगे बोल रहा है कि स्थिर अनुपात का नियम, तो दूसरा नियम कौन सा था, स्थिर अनुपात का नियम था। स्थिर अनुपात क्या होता है, इसका अनुपात सेम ही रहेगा। जैसे अगर ले लिया जाए H2O ही अगर लेते हैं तो इसका अनुपात क्या होता है, 1:8। एक्चुअली में देखा जाएगा तो इसका 2:16 होता है, तो ये कट के 1:8 आ जाता है। 2:16 पूछेगा कैसे आएगा। अच्छा, जो टॉपिक अगर नहीं समझ में आता है तो उसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है, उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देंगे। तो 2 अनुपात कैसे आता है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या, आपको परमाणु संख्या 1 से 20 तक, एटलीस्ट 1 से 20 तक याद करना होता है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, इसका परमाणु द्रव्यमान 1 ही रहता है। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, इसका परमाणु द्रव्यमान इसका दुगना होता है, तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यही यहाँ पर लिखे हैं। अच्छा, यहाँ पर हाइड्रोजन का बताएं 1 होता है परमाणु संख्या, तो यहाँ 2 क्यों लिखे हैं, 2 हम लोग इसलिए लिखे हैं ताकि यहाँ पर ये जो 2 है, हाइड्रोजन यहाँ कितना था, हाइड्रोजन जो परमाणु था ये 2 था, इसलिए यहाँ पर 2 लिखे हैं। यहाँ ऑक्सीजन 1 ही था, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 ही लिखे। तो ये देखिए यहाँ पर इसका क्या है, 1:8 ही है। आप 1 बूंद पानी लें या फिर 1 गिलास पानी लें, उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात है वो 1:8 ही रहेगा। बस इसी चीज़ को समझना है, स्थिर अनुपात का नियम यही कहता है। आगे देखिए क्या कह रहा है इसमें, इसके बाद जो है यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्या बोला गया है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव चाहे तत्व यौगिक मिश्रण। अच्छा, इसमें तत्व किसे कहेंगे, तत्व जैसे यहाँ पर ये कॉपर तत्व हो गया, ये जिंक ये भी तत्व हो गया, और यौगिक किसको कहेंगे, 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बनता है, जैसे कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, तो ये सभी को क्या कहेंगे हम लोग, यौगिक कहेंगे। लेकिन मिश्रण किसको कहते हैं, 2 या 2 से अधिक पदार्थों से जो मिलकर बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ये हो गया परमाणु। और डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना निम्न प्रकार से कर सकते हैं, सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं, जितना भी द्रव्य है सभी परमाणुओं से निर्मित होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। दूसरा यहाँ पर देख सकते हैं परमाणु अविभाज्य होता है, मतलब कि अगर परमाणु बोल दिया तो परमाणु का मतलब ये हो गया कि वह और विभाजित नहीं हो सकता है। जैसे अगर यहाँ पर ले लिया जाए कोई भी एलिमेंट ले लिया जाए यहाँ पर, और इसका एक परमाणु ले लें, तो इसका परमाणु लेने का मतलब ये हुआ कि इसको और विभाजित नहीं किया जा सकता, और छोटे छोटे टुकड़ों में खंडन नहीं किया जा सकता, ये चीज़ को कह रहा है। और आगे कह रहा है दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, ये चीज़ कह रहा है, द्रव्यमान और इसका रासायनिक गुणधर्म समान होता है। अगला बोल रहा है भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म अलग अलग होता है, यानी कि अलग अलग तत्व लेंगे तो उसका परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या भी जहाँ तक अलग अलग होगा, और उसका रासायनिक गुणधर्म भी अलग अलग होगा। और आगे बोल रहा है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं, मतलब कि इसमें अपना एक निश्चित अनुपात में मिलकर क्या करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। तो ये हो गया यहाँ पर, इससे क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन बोल रहा है, क्या क्वेश्चन बोल रहा है, एक अभिक्रिया में इतना ग्राम सोडियम कार्बोनेट एवं इतना ग्राम एसिटिक अम्ल अभिकृत होते हैं, तो इतना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और इतना ग्राम सोडियम एसीटेट इतना जल उत्पाद अभिक्रिया द्वारा दिखाई कि परीक्षण जो है द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप है, यहाँ पर ऐसा कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या करना है, इसको सोडियम कार्बोनेट यहाँ ले लेना है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 ये हो गया, और इसके साथ एसिटिक एसिड CH3COOH होता है, और अभिक्रिया करके क्या बनाया यहाँ पर, सोडियम एसीटेट, यानी कि सोडियम एसीटेट यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं CH3COONA, ये हो गया सोडियम एसीटेट, और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस में बन रहा है जल यानी कि H2O। तो इसमें देख सकते हैं सभी का सोडियम इधर कितना था, इधर 2 है, इधर कितना 1 है, तो यहाँ पर 2 से गुना कर देना है, सोडियम कितना हो गया, दोनों तरफ 2 2 हो गया। और CH3 यहाँ पर देख सकते हैं
तो CH3 यहाँ पर इसको भी क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे यहाँ भी। तो इस तरह से इसको क्या करना है, एक्चुअली में ये अभी पढ़ना नहीं है, ये अभी पढ़ना है आगे में, आगे क्लास में। तो इस तरह से इसको समीकरण कर लेना है। ये समझ में नहीं आया होगा, इसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। तो ये है कि दोनों तरफ इक्वल कर लेना है, यहाँ भी इक्वल करके और इसको देख लेना है, यहाँ आ गया होगा इक्वल, इससे आ गया होगा। इक्वल करके देख लेना है कि दोनों तरफ जो है ये अभिकारक हो गया और इस साइड जो राइट साइड हो गया ये उत्पाद हो गया। दोनों तरफ का परमाणु संख्या जो है सेम रहेगा तो परमाणु द्रव्यमान भी सेम रहेगा। अच्छा, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार 1:8 के अनुपात में संयोग करके जल निर्मित करते हैं। 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूर्ण रूप से संयोग करने के लिए कितने ऑक्सीजन गैस द्रव्यमान की आवश्यकता होगी। तो 3 ग्राम हाइड्रोजन बोल रहा है, इसका मतलब अगर आप समझे होंगे तो बहुत अच्छे से इसको बना सकते हैं। 1:8 है तो इसको 3 कर देना है, हाइड्रोजन को 3 ग्राम कर देना है 3 से गुना करके, तो इसको भी 3 से गुना कर देंगे यानी कि 24 हो जाएगा। तो 3:24 इसका ले लेना होगा। तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 3 ग्राम, तो ऑक्सीजन कितना ग्राम, यहाँ पर 24 ग्राम हो जाएगा। और नेक्स्ट बोल रहा है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन कौन सा अभिगृहित द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का परिणाम है। तो अभी यहाँ पर बताए हैं, यहाँ पर जो ये सभी पॉइंट था ये सभी हो जाएगा। और चलिए अब आगे देखते हैं परमाणु क्या है। तो अब आ गया है यहाँ पर परमाणु क्या है, तो इसके बारे में पहले ही बता चुके हैं परमाणु क्या है, ठीक है। अब वो रहा परमाणु कितने बड़े होते हैं। तो परमाणु बड़े नहीं बल्कि इतने छोटे होते हैं कि इसका जो साइज़ है, परमाणु कहीं ना कहीं गोल इस टाइप का हो सकता है, इस टाइप का आकार में कुछ हो सकता है। तो इसके लिए जो है सो मापने के लिए क्या किया जाता है, इतना छोटा होता है कि इसको मेज़र जो किया जाता है ये नैनोमीटर में किया जाता है। नैनोमीटर जो कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁹ मीटर। मतलब कि मीटर को अगर 1 अरब पार्ट में बांटा जाएगा, 1 अरब पार्ट, ठीक है, 1 अरब पार्ट में बांटा जाएगा 1 मीटर को। 1 मीटर डिस्टेंस कितना था 100 सेंटीमीटर, उसको अगर 1 अरब पार्ट में बांटा जाएगा तो उसका जो एक भाग होगा वो होगा 1 नैनोमीटर। ये होता है नैनोमीटर। लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ तत्व इतना छोटे होते हैं कि नैनोमीटर में भी 0.00 ऐसा करके होता है। यहाँ पर जैसा देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ हाइड्रोजन का दिया हुआ त्रिज्या, यहाँ पर त्रिज्या दिया हुआ है, ठीक है। कोई भी वृत्ताकार तत्व का अगर इसका आकार मेज़र करना है तो इसका क्या मेज़र किया जाता है, त्रिज्या। तो हाइड्रोजन का दिया हुआ देख सकते हैं यहाँ पर 10⁻⁻10 नैनोमीटर है। अच्छा, यहाँ पर मीटर में दिया हुआ है, तो ये नैनोमीटर में कितना हो जाएगा। इसका अगर देख सकते हैं जल का, तो 10⁻⁹ यानी कि 1 नैनोमीटर होगा, और ये 1 नैनोमीटर से और छोटा होगा। तो ये इस तरह से सभी का परमाणुओं का आकार निर्धारित किया जाता है। यानी कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि परमाणुओं का आकार मापने के लिए किस में मेज़र किया जाता है, किस मात्रक का उपयोग किया जाता है, तो नैनोमीटर में, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ देख सकते हैं 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, और 1 मीटर में जो होता है 1 मीटर में 10⁻9 नैनोमीटर। तो ये था यहाँ पर ये सभी का परमाणु आकार दिया हुआ था। और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये सिलिकॉन की सतह का प्रतिबिंब बता रहा है। बोले विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक क्या है। तो जैसे आप याद कर सकते हैं, इसका टेबल है। हाइड्रोजन का क्या था H होता है, हीलियम का He, लिथियम का Li, बेरिलियम का Be। इस तरह से इसका दिया हुआ है, इसका टेबल बना हुआ है, टेबल से आप याद कर सकते हैं। और इसका सिंबल है, कुछ तत्वों का सिंबल है। हाइड्रोजन का देख सकते हैं इस तरह से सिंबल है, और कार्बन का इस तरह से सिंबल है, ऑक्सीजन का ये सिंबल है। तो इसे आप याद कर सकते हैं। उसके बाद अच्छा, इस तत्वों के इन सभी तत्वों का प्रतीक जो है इस तरह का प्रदर्शित किया गया, किसके द्वारा, तो क्या नाम था, बर्जिलियस नाम था, ठीक है। बर्जिलियस ने तत्वों के ऐसे प्रतीक का सुझाव दिया था, लेकिन इस तरह से तो नहीं चल सकता था, इसलिए इसको फिर चेंज किया गया है। तो इसमें बता रहा है कि प्रारंभ में तत्वों के नाम की व्युत्पत्ति उन स्थानों के नाम से की गई जहाँ वे सर्वप्रथम पाए गए। जैसे कॉपर का नाम साइप्रस लिया गया, ठीक है, साइप्रस। तो साइप्रस क्यों लिया गया, क्योंकि साइप्रस में ही ये पाया गया था पहली बार। कुछ तत्वों के नाम को विशिष्ट रंगों से लिया गया है, जैसे सोना, गोल्ड, ठीक है। सोना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गोल्ड कहते हैं। इसका अंग्रेजी
क्या होता है इसका, यानी कि कलर अगर देखा जाए तो क्या होता है, पीला होता है। तो ये हो गया। तो ये सभी नामों के बाद में फिर ये क्या किया गया, इन सभी तत्वों का नाम के लिए एक कमेटी का गठन किया गया, जिसका नाम क्या था, यूपेक। यूपेक यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक संस्था का नाम था, अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो सभी तत्वों का प्रतीक, नाम और मात्रक का स्वीकृति प्रदान करता है। अभी भी यही चल रहा है। और इसका नामकरण करने के लिए किस तरह से नामकरण किया गया, एक तत्व है जैसे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का ये हो गया, इस तरह से नाम है हाइड्रोजन। तो इसका जो होगा प्रतीक, ये क्या होगा, इस फर्स्ट लेटर एच ले लिया गया। कोई कोई तत्वों का 2 लेटर ले लिया गया, जैसे अगर ले लें हीलियम, तो हीलियम का जो है नाम इस तरह से होता है हीलियम, तो हीलियम का 2 लेटर ले लिया गया, एक बड़ा और एक छोटा। बड़ा और छोटा लेने का मतलब क्या हो गया कि ये एक ही तत्व का नाम है। जैसे अगर यहाँ एल्युमिनियम क्लोराइड लिखना रहेगा तो एल्युमिनियम से Al लिखेंगे, एक ही तत्व का नाम है। क्लोराइड, क्लोरीन, C बड़ा और L छोटा। ठीक है, यहाँ से ध्यान देना है कि A बड़ा और L छोटा है तो एक तत्व हो गया, C बड़ा L छोटा तो एक तत्व हो गया, हालांकि यहाँ 3 होगा। तो इस तरह से इसका नामकरण किया गया, किस तरह से इसका नाम लेना है। तो यहाँ पर अभी टेबल आएगा, उस टेबल में देखना है। इसमें ध्यान इसलिए देना है क्योंकि अगर कोबाल्ट लिखने बोला जाएगा तो कोबाल्ट का क्या होता है, CO। अगर आप इस तरह से लिख देते हैं C बड़ा O बड़ा तो ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। कार्बन, ये है कार्बन मोनोऑक्साइड और ये है कार्बन, ये कोबाल्ट है। तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड लिखने बोला जाएगा तो C बड़ा और O छोटा लिखते हैं तो कोबाल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर कोबाल्ट लिखने बोला जाएगा और C बड़ा O बड़ा लिख देंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। इसलिए लिखने के लिए ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं इसमें कुछ क्या लगभग सभी तत्वों का प्रतीक दिया हुआ है, सभी नहीं है फिर भी जो जो इम्पोर्टेंट है। बाकी 1 से 20 तक का तत्वों का आएगा। अब यहाँ से देखिए परमाणु द्रव्यमान। तो परमाणु द्रव्यमान क्या, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सबसे विशिष्ट संकल्पना परमाणु द्रव्यमान की थी। उनके अनुसार प्रत्येक तत्व का एक अभिलाषणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। ठीक है, डाल्टन के सिद्धांत स्थिर अनुपात के नियम को इतनी भली भांति समझाने में समर्थ था कि वैज्ञानिक इससे प्रेरित होकर परमाणु द्रव्यमान को मापने की ओर अग्रसर हुए। मतलब कि परमाणु द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये प्रतिपादित किए थे, उसके बाद जो है सो दूसरे वैज्ञानिक जो है परमाणु द्रव्यमान को मापने के लिए आगे आए थे, ताकि इसको अच्छे से और सभी तत्वों को अच्छा से परमाणु द्रव्यमान वगैरह निकाला जा सके। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं इसमें आ जाएगा परमाणु द्रव्यमान। तो परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 ने कि कार्बन 12 क्यों लिखा गया, वह कार्बन जिसका परमाणु संख्या 6 होता ही है बट परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, 12 होगा। अच्छा, C12 लिखने का मतलब क्या है, C12 है क्यों लिखे हैं, अगर कार्बन भी लिख देते तो हम लोग समझ जाते कि C12 ने कि जिसका परमाणु द्रव्यमान 12। इसका समस्थानिक आगे हम लोग पढ़ेंगे। समस्थानिक में क्या है, ये C12 हो गया। एक और है C13, परमाणु संख्या सेम ही रहेगा लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग हो जाएगा। एक और है C14, यानी कि कार्बन का परमाणु संख्या 6 ही रहेगा बट परमाणु द्रव्यमान 14 हो जाएगा। इसीलिए ये सभी नहीं लिया गया, इसी को लिया गया। क्यों, क्योंकि इसका परमाणु द्रव्यमान परफेक्ट लिया गया, परफेक्ट है, इसीलिए सभी अन्य परमाणुओं का द्रव्यमान जो है इसी से इसको कंपेयर किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रोजन का सभी का परमाणु द्रव्यमान यहाँ दिया गया है। कुछ कुछ का हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन का दिया गया है, अभी आपको बता देंगे यहाँ पर कि इसमें नहीं है, कहाँ है, टू चैप्टर में या 4 चैप्टर में है। तो चैप्टर में आप देख सकते हैं पेज किसी चैप्टर में है, उसमें सभी तत्व 1 से 18 तक दिया हुआ है, सभी तत्वों का सीरियल बाय सीरियल से। तो उसे आप याद कर लें, 1 से 20 तक याद कर लें। और उसमें परमाणु द्रव्यमान बात रहोगे याद करने का तो बहुत आसान है, और सम और विषम आता होगा। तो विषम जो है, विषम संख्या कौन कौन हो जाता है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सभी संख्या का, ये सभी विषम वाले का क्या हो जाएगा, इसका डबल कर देना है। ठीक है, डबल करने के बाद जो आएगा उसमें 1 ऐड कर देना है।
1 का 1 ही रहेगा, 3 का 3 दूना 6 और 1 7 हो जाएगा, 5 दूना 10 और 1 11 हो जाएगा, 7 का 7 दूनी 14 ही रहेगा, इसका एक याद रखना है। 9 का 9 दूनी 18, 1 19 हो जाएगा, जिसका 11 है उसका 11 दूनी 22 और 1 23 हो जाएगा। इस तरह से विषम संख्या, जिसका विषम परमाणु संख्या है, उस सभी तत्वों का परमाणु द्रव्यमान इस तरह से होगा। लेकिन जिसका सम है, जैसे बोले 2 4 6 8 10 ये सब का, तो 2 है तो इसका 4 होगा, दुगना सिंपल दुगना कर देना है, विषम रहेगा तभी जो है उसका क्या करना है, 2 गुना से 2 बढ़ा देना है, ठीक है। और इसका हो जाएगा 10 दूना 20, ठीक है। ये इस तरह से जितना 20 तक इसी तरह से 20 तक करना है। सम संख्या है, अगर परमाणु संख्या सम है तो उसका डबल, और परमाणु संख्या विषम है तो 2 गुना से 1 अधिक। बट याद रखना है कि नाइट्रोजन का जो होता है 7 होता है, बट इसका दुगना ही होता है, दुगना से 1 अधिक नहीं होता है, तो इसे याद रखना है। तो परमाणु द्रव्यमान आई थिंक याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। यही चीज़ पूछा यहाँ पर, परमाणु द्रव्यमान की इकाई को परिभाषित करें, तो आराम से कर सकते हैं। चलिए आगे जो है सो आपको हम यहाँ के बाद से अणु क्या है, इसके बाद से नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, और इसका क्वेश्चन आंसर भी आपको करा देंगे।